आगे बढ़ते हैं अब मार्केट के टेक्निकल ट्रेंड्स और बिग एंड बोल्ड कॉल्स के लिए अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया जुड़े हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक फिल्मी डायलॉग के साथ शुरुआत करूं। करो करो। आज खुश तो बहुत होंगे आप। देखो, हमें हमें आदत, हम दुखी कभी नहीं होते। हाँ, लेकिन वो जो आपने कॉल दी थी उसमें एक काफ़ी हद तक उसकी शुरुआत तो हो चुकी है शायद। अब ये जो मूव आ रहा है इसको प्योर काउंटर ट्रेंड रैली माना जाए या एक बहुत बड़े और सुपर ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है आपके हिसाब से? क्या व्यू रहेगा? अभी भी उस पर निर्णायक बात करना अपरिपक्वता हो सकती है। उदाहरण से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन लेवल्स पर भी जब सर चकराने लग गया कि 21,800 900 से 22,000 से आप फ्यूचर्स देखते हो, कैश देखते हो, इंडेक्स का लेवल, वहां से अगर हम 23,800 तक आ गए, ये 17,1800 1900 पॉइंट देखते देखते आ गए, अब क्या करें? तो यहां मान लो इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमने ये निकाला कि आईटी के जो स्टॉक्स मन में आए, इंडेक्स के लेवल्स को नजरअंदाज करके अभी भी यहां से लेने के सब में ट्रिगर्स आ रहे हैं। इन्फोसिस का ट्रिगर तो आ जाए इतनी लेट से, तो फिर आईटी यहां से बढ़े और बैंकों में मोटा करेक्शन आ जाए, तो ये अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी और अनिश्चितता के रूप बदलेंगे। पर अब आपके प्रश्न को अगर मैं आके जोड़ूं, क्या रिलायंस में जो लास्ट लोएस्ट भाव आ गए वो दोबारा लौटने का भय लगता है? मेरे को लगता है 1800 आने के पहले भी लोएस्ट भाव जो आ गए वो नहीं आएंगे। क्या बीपीसीएल के जो लोएस्ट भाव आ गए थे 240 के दोबारा लौटेंगे? एनजीसी के लौटेंगे? कोल इंडिया के लौटेंगे? हिंदुस्तान लीवर या एशियन पेंट्स के लौटेंगे? नहीं लगता है, नहीं लौटेंगे। तो लार्जली स्पीकिंग 22,000 के आसपास का मार्केट बॉटम लगता है। बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक्स ऐसे जिनके फाइनल बॉटम लगता है हो चुके हैं, पर फिर भी हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स में, अब मान लीजिए अगर कोटक पे एक अपवाद का व्यू बन रहा है, सेल सिग्नल अभी बना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं अभी अगले आधे घंटे में बेच दो, हो सकता है 2 4 5 दिन लगेंगे, हो सकता है उसको और पोस्टपोन करके हम और 15 दिन बाद करना पड़े। पर लार्जर पैटर्न को देखते हुए लगता है कि कोटक वापस 1500 के भी नीचे चला जाए जो लास्ट 1500 गया था। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स विद इन सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में अभी भी डिसअपॉइंटिंग मूव्स आ सकते हैं। उस एक डिसअपॉइंटमेंट को हम जहां ढूंढ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, अगला करेक्शन जो भी आए उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को हम हो सकता है शॉर्ट कर दें और पीएसयू बैंक्स को करेक्शन के बाद दोबारा से बड़ी तेजी के लिए ले लें। तो इसलिए अनुज, हमें सावधान रहते हुए परत दर परत बाजार को लगातार काम करना पड़ेगा। पर ब्रॉडली स्पीकिंग मैं आपकी बात से सहमत हूं, मतलब 22,000 का बाजार लगता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग 22,000 का बाजार वो दैट सिट कर चुका है। बिल्कुल। और इसको यहाँ से क्या लीड करेगा? क्या रिलायंस लीड करेगा, आईटी लीड करेगा, लार्ज बैंक्स? अब तक तो सभी चले हैं पिछले 3 4 दिन में तो। अभी भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको चलना बाकी है, जैसे आईटी। अब जो आईटी पे मान लीजिए भर्त्सना हुई हमारी 2000 पे, इन्फोसिस में बोल दिया 1200 तक भी जा सकता है। ये तो बोला नहीं था 1200 जाएगा और मार्च के महीने में आएगा, मार्च के महीने में 1500 तक आ गया। तब हो सकता है कि इन्फोसिस यहां से वापस नया हाई दिखाए, वो 1200 वाले भाव 2026 की मंदी में आएंगे। तो एक लीड और लैग आगे पीछे चलते रहेंगे अनुज, बट लार्जली स्पीकिंग देखिए जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, रिलायंस जैसे स्टॉक 50% अगर बढ़ जाते हैं, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स जो है लार्ज कैप बट सेकंड टीयर में आते हैं, उनमें अगर ऊपर में 70% तक का अपसाइड दिखता है, तो जो छोटे वाले स्टॉक्स है, अभी मैं खाली फ्यूचर्स की लिस्ट की बात कर रहा हूं, कि सेल जैसा स्टॉक यहां से 3 गुना हो जाए, एनएमडीसी 3 गुना हो जाए, तो रेंजेस ऑफ पोटेंशियल रिटर्न्स हैं कमेंसरेट टू द पोटेंशियल रिटर्न्स, उनकी रिस्क भी उसी अनुपात में ज्यादा है। अब अगर आप जैसे भी थोड़ी देर पहले हेल्थ केयर में आपकी बात हो रही थी, तो अगर मैं बोलूं कि अपोलो हॉस्पिटल्स में खाली एक रिबाउंड आएगा और वो पुराने हाई को टेस्ट करेगा, उससे ज्यादा शायद नहीं जाए। पर आपके ये जो डायग्नोस्टिक्स की कंपनियां हैं सारी की सारी, ये सब 70-80% अगर बढ़ जाए, तो अलग अलग साइज के स्टॉक्स सेम सेक्टर में भी अलग अलग टाइप के रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप देंगे। तो लीड लैग के बारे में अभी निश्चित तौर पे कहना, और शायद ये लीड लैग टर्म जो है ना कंफ्यूज कर जाएगा, इसलिए मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। सुशील जी, ये मेटल्स जो शायद 22,000 से लेकर इस 23,800 तक के सफ़र में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दे के भी गए थे, या फिर पहले इंस्टेंस में वही चलना शुरू जो हुए थे, इस पर आप व्यू क्या रखते हैं आप मेटल्स पे? मेटल्स में एक बार जो होना था हो गया, अब यहां से धोखा देंगे ये।
ठीक है, 30,000 पे लगा था कि ये 30,000 वाली चाल इनमें शुरू हो गई, पर अब जो चाल जिस तरीके की बनकर आई है, मुनाफा खा के मेटल्स में एक बार ब्रॉडली स्पीकिंग साइड हट जाना चाहिए और काफ़ी रिटर्न दे चुके हैं ये। मेटल्स जब ठंडे होंगे, थोड़ा बैंक्स ठंडी होंगी, तब आईटी को मौका मिलेगा, तब पीएसयू स्टॉक्स को मौका मिलेगा। तो वो सीता-गीता का गेम चलता रहेगा बाज़ार में, सेक्टर रोटेशंस, रिले रेस जैसे राकेश जी बोलते थे, वो चलेगी। तो मेटल्स में जो सोचा था कि वो फाइनल फाइनल बॉटम हो गया और यहाँ से मेटल्स एक तरफा रॉकेट दे देंगे, ऑलरेडी रॉकेट बन गए और लगता नहीं कि फाइनल बॉटम हुआ है, अभी वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है मेटल्स की चार्ट पे। तो मैं बोलूँगा टेक प्रॉफिट करके मेटल्स में से लार्जली एक बार निकल जाना चाहिए। फिर देखेंगे दोबारा 10-15% घटने दीजिए, फिर दोबारा देखेंगे। तो प्रॉफिट्स अगर आप बना चुके हैं मेटल्स में तो सुशील जी के मुताबिक आपको वहाँ से निकलना चाहिए। ये जो 4-5 एनबीएफसीज ने लीड ली थी सुशील जी इस बार, B2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आप श्रीराम फाइनेंस को देखिए, चोला को देखिए, इवन मन्नापुरम, मुथूट को देखिए, गोल्ड के चलते यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी आई थी। अब इन पे आपका सेंस क्या कह रहा है? देखिए, बजाज के जो 2 ट्विन्स हैं, वो एक अलग ही प्लैनेट से आए हैं। जैसे वो किताब थी ना, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। बजाज के स्टॉक से भगवान मालिक के क्या छाप लगी हुई है, ये अलग ही बिहेव करते हैं, इनका स्वैग ही अलग है। मेरे को लगता है बजाज के दोनों ट्विन्स का स्वैग खत्म होने का टाइम आ गया है। वो ठीक है, कलाई मरोड़ रहे हैं ट्रेडर्स की और वो ऊपर तक स्क्वीज़ मारे जा रहे हैं। अगर हमें मौका छूट गया हमारा मान लो तेजी करके उसमें कमाने का, तो हमें कोई अफ़सोस नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिकल बेसिस पर मैनिपुलेशन हो जाए या कोई आकस्मिक घटना हो जाए वो अलग बात है। प्योर एनालिटिकल बेसिस पर बजाज ट्विन्स में ऊपर रिटर्न्स की जगह बहुत ही नॉमिनल बची है और एक्सपेक्टेड एनालिटिक्स जो प्रेडिक्ट कर पा रही है उसके हिसाब से अगर डाउन ट्रेंड इनमें आ गया, तो नीचे कितना फॉल है उसका अभी मैं वर्णन करूँ इस तेजी के बाजार में, तो बेवकूफ़ कहलाऊँगा। अब बचती है आपकी श्रीराम फाइनेंस, तो एक बार के लिए हम टेक प्रॉफिट के कॉल पे हैं। श्रीराम फाइनेंस में 510 पे बाई था, 674 पे अब आप नया नहीं ले सकते। जो है उसको बनाए रखिए और 670 600 660 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और मुथूट मन्नापुरम में भी लगता है कि जो होना था एक बार के लिए इनका काम हो चुका है और सेल सिग्नल आने की देरी है। रादर ये कहिए मुथूट मन्नापुरम और श्रीराम में फर्दर बाइंग सस्पेंडेड है। 2 दिन वाली ट्रेडिंग हम करते भी नहीं है, उसके बारे में रिकमेंडेशन भी नहीं करेंगे। आपसे वीक में 1 बार मिलते हैं तो मैं 15 दिन का पर्सपेक्टिव कम से कम लेके चलूँगा आपके यहाँ। जिस फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं उससे डबल टाइम फ्रेम। 2 दिन का मुझे नहीं पता और मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता। पर मुथूट मन्नापुरम, श्रीराम इन सब के करीब-करीब ऊपरी स्तर आ गए। अब यहाँ टाइम पास करते हैं, इमीडिएट रिवर्सल देंगे। वो अगले मंगलवार तक चल जाएगा। ये, पता नहीं अब आपने देखा है नहीं, ये इंडसइंड बैंक का चार्ट क्या कह रहा है सुशील जी? ये क्या इस तेज़ी में भी अब नहीं चल रहा? वो आरबीआई की न्यूज़ के बाद लगातार वन वे डिक्लाइन, क्या ये वापस अपने कोविड लोज की तरफ जा रहा है? ये इस प्रश्न का उत्तर निकालना बड़ा कठिन है कि ये कोविड लॉस तक जाएगा या नहीं जाएगा। शायद ये नहीं जाएगा। मुझे लग रहा है कि अब ये बॉटमिंग आउट ज़ोन में है। बॉटम को मैं प्रीएम्प्ट करके प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। मैं स्टॉक पे कुछ नहीं करूँगा जब तक ये 705 के नीचे-नीचे, 706 के नीचे, मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। जिस दिन ये 706 के ऊपर चल निकलेगा, आपको लगेगा कि 647 से 706 कितना ऊपर है। तो ठीक है, वो उस तरह की वॉलेट वो मतलब सस्ता लेने के चक्कर में हो सकता है ₹100 लग जाए। तो इसको एक बार 706 के ऊपर जाने के बाद हमारा रुझान हो जाएगा कि ये तेज़ी की तरफ चल चुका है। हो सकता है वो होने के पहले और भी ₹30-40 घट जाए। इसको जब तक ये पक्का बॉटम का फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं करता, मैं यहाँ होशियारी नहीं मारना चाहता अनुज और 706 आज की तारीख में लगता है क्रॉस होने के बाद इसका अप ट्रेंड कन्फर्म होगा। हो सकता है कि उसके और 2 सप्ताह गुजरने के बाद वो 706 की जगह वो लेवल 665 का हो जाएगा। फिलहाल मैं इंडसइंड में कुछ नहीं करूँगा, 706 के ऊपर निकलेगा तो तेज़ी करूँगा। इस भाव से और मंदी करना समझदारी नहीं लगती। आपकी तरफ से इस समय चार्ट पर कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के एकदम तैयार हैं, जिनको आप इस भाव पे भी लेना चाहेंगे? आईटी के स्टॉक्स, मैं स्पष्ट कह चुका और उसके सिवा थोड़े-थोड़े पुलबैक में दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जो अब आप ले सकते हो। कैश के अंदर में इतनी बड़ी लिस्ट है कि आपको मुझे 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। तो ब्रॉडली अनलिवरेज्ड इन्वेस्टमेंट बाइंग किसी भी इंडेक्स के लेवल पर जिस-जिस स्टॉक में कोई आपको लगता है करंट आने लग गया, आप अनलिवरेज्ड इन्वेस्टमेंट बाइंग यहाँ करते हो तो रॉन्ग नहीं होगे। और इस स्टेज पे बाजार के लिवरेज ट्रेडिंग करने वाला आदमी तेजी का व्यू रख करके भी उल्टे-सीधे काम करके नुकसान कर सकता है। तो अनलिवरेज्ड ये अभी अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का समय है। आई थिंक स्पेकुलेशन के लिए मेंटली बाजार बढ़िया सिचुएशन में होगा।
जब हम 24,200 के ऊपर होंगे या हम वापस 23,000 पे होंगे। तो एक बार 700-800 पॉइंट का रिस्क है और उस रिस्क को अगले 10-15 दिन में बैंक्स लीड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉल अपनी जगह, साल भर वाला आपको मुझे हर वीक बात करनी है तो 15 दिन का पर्सपेक्टिव ही है। बैंकों से निकलिए, आईटी के स्टॉक्स लीजिए और इन्वेस्टमेंट करने का मजा लीजिए, सट्टा करने का टाइम बाद में आएगा। कोई शॉर्ट भी है फिर इस समय मार्केट में? इंतजार में 1-2 दिन में हमें वो पैटर्न्स कंफर्म्ड मिल जाते हैं अगर, तो हम कोटक बैंक आपको लगेगा कि बड़ी विवादास्पद मैं बात कर रहा हूँ, पर मैं चार्ट का गुलाम हूँ। मैं जजमेंट्स कौन क्या लेगा मेरे बारे में उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट्स की परवाह करता हूँ। मैंने आपको बोला कि कोटक बैंक की चार्ट अगर स्क्रीन पे दिखा सकता है पीसीआर, देखिए मैं कोटक बैंक में 1500 तक तो चाल कभी भी इसकी बन जाएगी, एकदम उड़ता बलून है, मैं इसको शूट नहीं करूँगा। 2-3 दिन में जहाँ ये प्रीवियस डेज़ लो के नीचे बंद आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से मैं इसकी शॉर्ट सेल इनिशिएट करूँगा। अगर मैं कोटक में सौदा करूँगा तो शॉर्ट का ही करूँगा, नहीं मिलेगा वो ट्रेड तो नहीं होगा, मैं लॉन्ग नहीं करूँगा। तो इफ आई एम प्रेस्ड डाउन, अगर आप मुझे अपने अंगूठे के नीचे दबा देते हो कि बता एक शॉर्ट तो बताना पड़ेगा, तो बनेगा सेटअप तो कोटक शॉर्ट करेंगे वरना और कुछ नहीं करेंगे। ओके, चलिए सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे।